आज भी इस दुनिया में लड़कियों को बोझ समझा जाता है और उन्हें अपनी मर्जी से कुछ भी करने नहीं दिया जाता। और इन्हीं में से एक लड़की थी मुनीबा मजारी। मुनीबा मजारी जो अभी एक एंकर, आर्टिस्ट, मॉडल, सिंगर और मोटिवेशनल स्पीकर है, लेकिन वो अब है। कुछ साल पहले ये क्या थी, इनके साथ क्या क्या हुआ, हम और आप सोच भी नहीं सकते। उनकी यूट्यूब पे एक बहुत ही फेमस स्पीच है जिसपे 27 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैंने इससे ज्यादा प्रभावशाली स्पीच आज तक नहीं सुनी। सैडली ये स्पीच इंग्लिश में है, तो ये उस फेमस स्पीच का यूट्यूब पे पहला हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो है। इसे सुनते हुए पहले तो आप दुखी होंगे और उसके बाद इनके साथ जो घटनाएं घटी, जो ये खुद बताती है, ये आपके लिए इतनी इंस्पायरिंग हो जाएगी कि आपको इनकी कहानी से, इनकी बातों से और अपनी खुद की लाइफ से प्यार हो जाएगा। आपको ये एहसास होगा कि लाइफ ऐसी नहीं है जैसा हम और आप समझते आइए, मानते आइए। ये 20 मिनट की स्पीच आपको पैसे, फेम, सक्सेस, रिलेशनशिप्स, चीज़ों, अपनी फैमिली और आपके खुद के बारे में बहुत कुछ नया एहसास करवाने वाली है, बहुत कुछ नया सिखाने वाली है। हो सकता है ये 20 मिनट आपको ज़्यादा लगे, लेकिन ये उन मूवीज़ और वेब सीरीज से बहुत ज़्यादा कम है जो हम और आप लोग देखते रहते हैं। तो आज आप वो सुनने वाले हो जो आपके ज़िंदगी भर काम आने वाला है। शुरू। अभी मेरे पास शब्दों की कमी है, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि आज मुझे बोलना ही पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे प्यार के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। मैं जहाँ भी जाती हूँ हमेशा अपनी बात की शुरुआत एक छोटे से डिस्क्लेमर से करती हूँ। वो ये है कि मैंने कभी भी एक मोटिवेशनल स्पीकर होने का दावा नहीं किया। हाँ, मैं बोलती ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक स्टोरी टेलर हूँ जो जहाँ भी जाती है वहाँ अपनी बात रखती है। ये कहानी एक महिला की है जिसके पास परफेक्टली इम्परफेक्ट लाइफ थी और उसी इम्परफेक्ट लाइफ ने उसको वो बना दिया जो वो आज है। ये उसकी कहानी है जिसने लोगों को रियलाइज़ करवाया कि कभी भी प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं होती, बल्कि हम छोटे होते हैं क्योंकि हम उन्हें हैंडल ही नहीं कर पाते। ये उस महिला की कहानी है जिसने टाइम के साथ महसूस किया कि लाइफ की असली खुशी सक्सेस, पैसा, फेम इन सब में नहीं है। सच्ची खुशी हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहती है। तो आज मैं यहाँ हूँ और आज मैं उस महिला की कहानी सुनाने जा रही हूँ और वो मेरी कहानी है। आई लव यू ऑल। मैं शब्दों की शक्ति में विश्वास करती हूँ। बहुत सारे लोग सोचने से पहले बोलते हैं, लेकिन मैं शब्दों की वैल्यू जानती हूँ। द वर्ड्स कैन मेक यू, ब्रेक यू, दे कैन हील योर सोल, दे कैन डैमेज यू फॉर एवर। शब्द आपको बना सकते हैं, आपको तोड़ सकते हैं, हील कर सकते हैं और वो आपको हमेशा के लिए चोट भी पहुँचा सकते हैं। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ हमेशा ट्राई करती हूँ कि पॉजिटिव वर्ड्स ही बोलूँ। लोग मुझे डिसेबल बोलते हैं, मैं खुद को डिफरेंटली एबल बोलती हूँ। लोग इसको परेशानी बोलते हैं, मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी बोलती हूँ। लोग अगर कमजोरी बोलते हैं तो मैं ऐसी ताकत या स्ट्रेंथ बोलती हूँ। लोग मेरी डिसेबिलिटी देखते हैं और मैं मेरी एबिलिटी। कुछ ऐसी घटनाएं जो आपकी लाइफ में होती हैं और वो घटनाएं, वो इंसिडेंट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो आपके डीएनए को चेंज कर देते हैं। वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो आपको फिजिकली तोड़ देते हैं। दे डिफॉर्म योर बॉडी बट दे ट्रांसफॉर्म योर सोल, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। वो आपकी बॉडी को खराब कर देंगे, लेकिन वो आपको पूरी तरह से बदल देंगे। वो इंसिडेंट्स आपको तोड़ेंगे, खराब करेंगे, लेकिन वही आपको अपने बेस्ट वर्जन में ढाल देंगे। और यही चीज़ मेरे साथ हुई और मैं वो शेयर करने जा रही हूँ कि मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी हुई और इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ। मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ अच्छी बेटी उसे माना जाता है जो अपने पेरेंट्स को कभी किसी बात के लिए मना नहीं बोले। मेरे फादर चाहते थे कि मैं शादी करूँ, तो मैंने कहा कि अगर आपको इससे खुशी मिलती है तो मेरी ओर से हाँ है। लेकिन ऑफकोर्स ये एक हैप्पी मैरिज नहीं थी। शादी के 2 साल बाद मेरा कार एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि किसी तरह से मेरे हस्बैंड सो गए थे और कार गड्ढे में जा गिरी। वो तो जैसे तैसे कार के बाहर कूद गए और खुद को बचा लिया। आई एम हैप्पी फॉर हिम, मैं उनके लिए खुश हूँ, लेकिन मैं कार के अंदर ही रह गई और मुझे बहुत सारी चोटें आई। लिस्ट बहुत लंबी है, डरिए मत, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राइट आर्म की हड्डी फ्रैक्चर हुई, कलाई फ्रैक्चर हुई, शोल्डर की हड्डियाँ फ्रैक्चर हुई, पूरा रिब कैच फ्रैक्चर हुआ और इसी के चलते मेरे लंग्स और लीवर बुरी तरह से डैमेज हुए। उस वक्त मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी, इसलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मुझे बैग पहन के चलना पड़ता है। मेरा पूरा बैकबोन भी क्रस्ट हो चुका था, जिसके चलते मैं पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो गई। लेकिन इसी सब ने मेरी सोच, मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दिया। तो ये एक्सीडेंट ऐसी जगह हुआ जहाँ पे ना कोई प्राथमिक उपचार था, ना एम्बुलेंस थी, ना कोई हॉस्पिटल था, कुछ भी नहीं था और मैं अकेली कार में फंसी हुई थी। फिर कुछ लोग मुझे बचाने आए, उन्होंने मुझे कार से बाहर निकाला और जब वो मुझे कार से उस हालत में बाहर निकाल रहे थे तो वो लोग ये डिबेट कर रहे थे कि इसे यहीं छोड़ दें क्या, वैसे भी ये मरने वाली है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कोई एम्बुलेंस भी नहीं है। फिर कोई बोलता है कि वो गली में जीप खड़ी है, उसमें डाल के हॉस्पिटल ले जाते, जो वहाँ से 3 घंटे की दूरी पे थी।
और मुझे वो अभी भी याद है जब उन्होंने मुझे जीप के पीछे वाली साइड में फेंका और हॉस्पिटल ले आए। और वहाँ फिर मुझे पता चला कि मेरी आधी बॉडी फ्रैक्चर हो चुकी है और आधी पैरालाइज्ड। और फिर मैं उस हॉस्पिटल में 2.5 महीने तक पड़ी रही। मुझे कई सर्जरी से होकर गुजरना पड़ा। डॉक्टर्स ने मेरे हाथों में, मेरी पीठ पे बहुत सारे टाइटेनियम डाले और इसीलिए पाकिस्तान के लोग मुझे आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। कभी कभी मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि ये सब बार बार बताना मेरे लिए इतना आसान कैसे हो जाता है। किसी ने सही कहा है कि अगर आप बिना रोए अपनी दास्तान लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं तो इसका मतलब है अब आप उससे उबर चुके हो। हॉस्पिटल के वो 2-2.5 महीने मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक थे। मैं आपको इंस्पायर करने के लिए ये कहानियां नहीं बना रही, बल्कि वाकई में मैं पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुकी थी। एक दिन डॉक्टर मेरे पास आए और कहने लगे कि मैंने सुना कि आप एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है कि आप अब फिर से कभी पेंट नहीं कर पाएंगी क्योंकि तुम्हारी रिस्ट और आर्म बुरी तरह से फ्रैक्चर हो चुकी है। मैं थोड़ी देर चुप रही। अगले दिन डॉक्टर फिर से मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि आपकी स्पाइन इंजरी बहुत ही खराब है, आप अब बाकी बची लाइफ चल भी नहीं सकती। मैंने एक बहुत ही गहरी सांस ली और कहा ठीक है। फिर एक दिन और डॉक्टर मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि आपकी स्पाइन इंजरी और फिक्सेशन जो आपकी बैक में लगे हुए हैं, इसकी वजह से आप कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। और वो सुन के मैं शॉक्ड रह गई। मुझे अभी भी याद है कि मैंने अपनी माँ से एक दिन पूछा था कि मैं ही क्यों, और वहीं से मैंने अपने आप से सवाल करना शुरू किया कि मैं अब जिंदा भी क्यों हूँ। अब जिंदा रहने से मतलब ही क्या है। मैं चल नहीं सकती, मैं पेंट नहीं कर सकती, फाइन ठीक है, मैं माँ भी नहीं बन सकती। और महिला होने के नाते एक चीज़ हमेशा हमारे दिमाग में रहती है कि बच्चों के बिना हम इनकम्प्लीट है। तो अगर बाकी बची पूरी लाइफ में अगर एक इनकम्प्लीट महिला रहने वाली हूँ तो जीने का क्या पॉइंट है। लोग डरे हुए थे कि इसको अब तलाक मिलेगा, इसके साथ अब क्या होगा। मैंने सोचा मैं ही क्यों और मैं अब भी जिंदा क्यों हूँ। हम सब लोग एक टनल का पीछा करते हैं, हम सब ये करते हैं क्योंकि हम टनल के उस पार एक लाइट देखते हैं जो हमें चलाए रखती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी सिचुएशन में भी टनल है, मैं भी चल रही थी, लेकिन मुझे उस और कोई लाइट नहीं दिखाई दे रही थी। और इसलिए मुझे वहाँ से रियलाइज हुआ कि शब्दों में वो ताकत है जो मुझे ठीक कर सकती है। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि ये वक्त भी चला जाएगा, भगवान के पास तुम्हारे लिए कुछ बड़ा प्लान है। मुझे नहीं पता वो क्या है, पर वो उसके पास जरूर है। तो फिर मैं अपने चेहरे पे वो स्माइल लाने की कोशिश करती जो असली नहीं थी। उस दर्द को छुपाना बहुत ही मुश्किल था जो मुझे उस वक्त हो रहा था, लेकिन मुझे बस इतना पता था कि अगर मैंने गिव अप कर दिया तो मेरी माँ और मेरा भाई भी गिव अप कर देंगे और अपने साथ उनको रोते हुए मैं नहीं देख सकती। एक दिन मैंने अपने भाई से कहा कि मुझे पता है कि मेरा हाथ टूटा हुआ है, लेकिन हॉस्पिटल की इन सफ़ेद दीवारों को देखते देखते मैं थक चुकी हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ रंग भरना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो मुझे कुछ कलर्स और कुछ छोटे कैनवास ला के दो, मैं पेंट करना चाहती हूँ। तो पहली पेंटिंग जो मैंने बनाई थी वो उसी बेड पे पड़े हुए बनाई थी जिस पर डॉक्टर ने मुझे आके बोला था कि तुम कभी भी पेंट नहीं कर सकती। ये बस एक पेंटिंग या मेरा पैशन नहीं था, ये मेरी थेरेपी थी। बिना एक शब्द भी बोले मैं अपनी स्टोरी उस पेंटिंग के जरिए उतार रही थी। और लोग आके अक्सर बोलते थे कि कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, लेकिन कोई भी उसमें मेरा दुख नहीं देख रहा था, सिर्फ मैं देख सकती थी। और इस तरह मैंने अपने 2-2.5 महीने हॉस्पिटल में बिताए, रोते हुए और पेंट करते हुए। और फिर एक दिन मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया और मैं वापस घर लौटी। मेरी बॉडी में अभी भी बहुत सारे इन्फेक्शंस थे, बहुत सारी एलर्जीज थी, मैं सीधा बैठ भी नहीं सकती थी। डॉक्टर्स ने मुझे बस बेड पे सीधा सोए हुए रहने को कहा था। और इस तरह मैं 2 साल तक एक ही कमरे में पड़ी रही, बाहर की आवाज़ों को सुनती हुई और ये सोचती हुई कि कभी मैं भी अपनी फैमिली के साथ बाहर जा पाऊंगी और नेचर का लुत्फ उठा पाऊंगी। और उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि ये लोग कितने लकी हैं, लेकिन ये लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते। और उस वक्त मुझे फील हुआ कि मैं अपना दर्द हर किसी के साथ शेयर करके उन्हें ये एहसास कराऊंगी कि वो कितने लकी हैं, कितनी भाग्यशाली है, लेकिन फिर भी वो उसे देख नहीं पाती। हमारी लाइफ में कभी ना कभी कोई टर्निंग पॉइंट आता ही आता है। 2 साल और 2-2.5 महीने के बाद मैं व्हील चेयर पे बैठने के लायक बनी। जिस दिन पहली बार मैं व्हील चेयर पे बैठी, ये जानते हुए भी कि मैं बाकी बची लाइफ कभी चल नहीं पाऊंगी, तब मैंने खुद को आईने में देखा और मैंने खुद से बात की। मुझे अभी भी याद है कि मैंने खुद से क्या कहा था, मैं किसी ऐसे चमत्कार का इंतजार नहीं कर सकती जो आए और मेरी चलने में हेल्प करे। मैं घर के किसी कोने में बैठकर रो नहीं सकती, मैं जैसी हूँ मेरे को अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उस दिन मैंने पहली बार लिपस्टिक लगाई, लेकिन फिर मैंने उसे उतार दिया और मैं रोने लगी। खुद से बोला ये मैं क्या कर रही हूँ, व्हील चेयर पर बैठे इंसान को ये करने की कहाँ ज़रूरत है, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन कुछ देर बाद मैंने इसे वापस से लगाई और इस बार मैंने खुद के लिए लगाई थी क्योंकि मैं अंदर से परफेक्ट फील करना चाहती थी। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं सिर्फ अपने लिए ज़िंदगी जीऊँगी, मैं अपने डरों से लड़ूंगी। हम सब में कई तरह के डर होते हैं, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ नॉन, फियर ऑफ लूजिंग पीपल, फियर ऑफ लूजिंग मनी।
हम अपने करियर में अच्छा करना चाहते हैं, हम फेमस होना चाहते हैं, हम पैसा बनाना चाहते हैं, और इसलिए हम हर समय डरे हुए रहते हैं। एक एक करके मैंने उन सारे डरों को लिखा और मैंने ठान लिया था कि एक दिन मैं इन सारे डरों को जीत लूँगी। क्या आपको पता है कि मेरा सबसे बड़ा डर क्या था? डाइवोर्स। मैं ये शब्द बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। मैं उस इंसान को छोड़ना ही नहीं चाहती थी जो मुझे अब चाहता ही नहीं था। लेकिन फिर मुझे जब इस बात का एहसास हुआ कि ये कुछ और नहीं बल्कि मेरा डर है, तो फिर मैंने उसे जाने दिया। और मैंने खुद को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया था कि जब मुझे इस बात का पता चला कि उसकी शादी होने जा रही है, तो मैंने उसे टेक्स्ट भी किया कि आई एम हैप्पी फॉर यू, विश यू ऑल द बेस्ट। और वो जानता है कि मैं उसके लिए आज भी प्रार्थना करती हूँ। मेरा दूसरा सबसे बड़ा डर कि अब मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ थी। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहते हैं, तो रोने से कोई मतलब नहीं है, जाकर किसी को गोद लेना चाहिए। और फिर मैंने यही किया। मैंने अपना नाम अलग अलग संस्थानों और अनाथनाथों में दिया, लेकिन उसमें मैंने ये मेंशन नहीं किया था कि मैं व्हील चेयर पर हूँ और एक बच्चे के लिए मर रही हूँ। मैंने सिर्फ इतना बताया कि मैं मुनीबा मज़ारी हूँ और एक लड़की या लड़के को गोद लेना चाहती हूँ। और फिर मैंने धैर्य के साथ इंतज़ार किया। 2 साल बाद मेरे पास एक कॉल आता है। मैंने कॉल को पिक किया और सामने से आवाज़ आती है कि क्या आप मुनीबा मज़ारी हो? यहाँ पर एक लड़का है, क्या आप उसे अडॉप्ट करना चाहती हो? मैंने कहा हाँ, मैं उसे अडॉप्ट करना चाहती हूँ और मैं उसे लेने आ रही हूँ। तो उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँची तो एक आदमी वहाँ बैठा हुआ था। पहले तो उसने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा। मेरे दिमाग में चल रहा था कि कहीं ये न सोच रहा हो कि ये खुद व्हील चेयर पे है, ये इसका ख्याल कैसे रखेगी। तो फिर मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि मेरे को इससे जज मत करना कि मैं व्हील चेयर पर हूँ। तो उसने क्या कहा पता है? उसने कहा कि मुझे पता है कि तुम इसकी सबसे अच्छी माँ बनोगी। आप दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत ही भाग्यशाली हो। और तब वो बच्चा 2 साल का था और आज 6 साल का है। अब आप लोग मेरे तीसरे सबसे बड़े डर के बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे, और ये था लोगों को फेस करना। मैं अपने आप को लोगों से छिपाती रहती थी। मैं जब उन 2 सालों में बेड पर थी तो मैं अक्सर दरवाज़ा बंद रखा करती थी, और जब कोई मिलने आता तो मैं सोने का नाटक करती और कहती थी कि उन्हें जाकर कह दो कि वो सोई हुई है और मिल नहीं सकती। पता है क्यों? क्योंकि मैं उनकी सिंपैथी, उनकी वो सहानुभूति बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जो उनके पास हमेशा मेरे लिए होती थी। सब लोग मेरे से एक मरीज की तरह बर्ताव करते थे। जब भी मैं मुस्कुराती थी तो वो लोग मेरी ओर देख के बोलते थे कि तुम मुस्कुरा रही हो, क्या तुम ठीक हो? आर यू सिक? मैं इस सवाल को सुनकर थक चुकी थी। और कल ही एक लेडी ने भी मुझे एयरपोर्ट पे ये सवाल पूछा कि आर यू सिक? तो मैंने बोला कि बस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को छोड़कर मैं एकदम ठीक हूँ। पर असल में वो बहुत ही प्यारे सवाल थे, लेकिन मैं जब बिस्तर पर थी तो वो मुझे प्यारे नहीं लगते थे। तो अक्सर मैं अपने आप को लोगों से छुपाए रखती थी। और आज मैं यहाँ तुम सब लोगों से बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने उस डर पर जीत पा ली। जब आप अपने आप को एक्सेप्टेंस देते हैं, स्वीकार करते हैं चाहे आप कैसे भी हो, तो फिर दुनिया भी आपको मान्यता देने लगती है। ये सब पहले खुद के अंदर से शुरू होता है। मैं UN वुमेन पाकिस्तान की नेशनल गुडविल एम्बेसडर बनी। मैं बच्चों और महिलाओं के अधिकारों के लिए बोलती हूँ। मैं BBC 100 वुमेन 2015 में फीचर हुई। मैं फोर्ब्स 30 2016 में भी हुई। और ये सब अकेले नहीं हुआ। तुम सब अपने करियर बनाने की कोशिशों में लगे हुए हो। तुम्हारे पास ज़िंदगी में बड़े बड़े सपने हैं, बड़ी बड़ी तमन्नाएं हैं, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना कि सफलता के रास्ते में हमेशा हम होता है, ना कि मैं। ये कभी मत सोचना कि तुम अकेले कुछ अचीव कर सकते हो। नो, हमेशा कुछ दूसरे इंसान होते हैं जो हमेशा आपके पीछे खड़े रहते हैं। हो सकता है वो आगे नहीं आए, लेकिन हमेशा पीछे खड़े रहते हैं, आपके लिए प्रार्थनाएं करते हुए, आपको सपोर्ट करते हुए। उस इंसान को या उन लोगों को कभी मत खोना, कभी भी नहीं। चाहे मैं ये कितना ही कहूँ कि आई कुडंट फाइंड अ हीरो सो आई बिकम वन, लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी में 3 लोग हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया, और मैं हर दिन उनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ। पहले है वलीद खान। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसके बारे में सबको पता है, जहाँ पर टेररिस्ट ने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करके बच्चों को मारा था। और उस दिन ये बच्चा वलीद खान, जो मेरा रियल लाइफ हीरो है, वो एग्जाम हॉल में बच्चों का ध्यान रख रहा था। उन लोगों ने 3 बार इसके चेहरे पे और 5 बार इसकी बॉडी पे शूट किया। जब मैंने पहली बार वलीद खान को व्हील चेयर पर बैठे हुए अपनी ओर आते हुए देखा तो उसका पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ था। उसके हाथ पैर और मुंह पूरा फ्रैक्चर था। वो ना बोल सकता था, ना स्मेल कर सकता था, और ना ही ठीक से खा सकता था। और मैं ये सोचती रही कि मैं अब इसे क्या कहूँ। और जब मैं ये सोच ही रही थी तब वो मेरे पास आता है और पूछता है कि क्या आप ही मुनीबा मज़ारी हो? मैंने धीरे से हाँ बोला। तो उसने बोला चलो एक सेल्फी लेते हैं। और उसकी वो सेल्फी आज भी मेरे पास है। वो अपने आप में बहुत खुश था, उसे किसी की परवाह नहीं थी, और वो आज भी उसी स्कूल में पढ़ने जाता है। वो कहता है कि टेररिस्ट चाहते थे कि मैं नहीं पढ़ूं, लेकिन मैं पढ़ूंगा और एक दिन डॉक्टर बनूंगा।
उनसे बदला लेने का मेरा यही तरीका है। मेरा दूसरा हीरो, मेरा बेटा नाइल। मैंने इस बच्चे से बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले पेशेंस, हाउ टू बी पेशेंट। ऐसे वक्त में पेशेंस कैसे रखें जब आप जानते हो कि आपकी माँ चल नहीं सकती, आपके साथ बाहर खेल नहीं सकती। ऐसी स्थिति में भी कैसे शांत रहे, ये मुझे मेरे बच्चे ने सिखाया। वो फुटबॉल से बहुत प्यार करता है। जब हमने उसे पहला फुटबॉल दिलाया था तब वो 4 साल का था, और मुझे आज भी याद है कि वो एक दिन रूम में आया और मुझसे बोला कि चलो मॉम फुटबॉल खेलते हैं। उसने फुटबॉल को मेरे पैरों के सामने रखा और बोला कि चलो इसे किक मारो, और उस दिन मैंने खुद को डिसेबल्ड फील किया। मैंने बोला कि मैं बॉल को किक नहीं मार सकती। चलो कोई बात नहीं, आपके पैर काम नहीं करते लेकिन हाथ तो कर रहे हैं, चलो बॉल से कैच खेलते हैं। उस दिन उसने मुझे रियलाइज़ करवाया कि जब भी आपको लगे कि आपका ग्लास आधा खाली है तो ये भी देखना कि आधा भरा हुआ भी तो है। हमेशा पॉजिटिव रहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, तीसरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन, एक महिला जिसने मुझे रियलाइज़ करवाया कि हीरो का कोई जेंडर नहीं होता, जिसने मुझ पे उस वक्त में भी भरोसा किया जिस वक्त मैं पूरी तरह से निराशा में डूबी हुई थी, जिस वक्त मुझे सब कुछ छोड़ चुका था। बट शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी। वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, और जब भी मैं उनकी तरफ देखती थी तो वो अक्सर कहा करती थी कि ये वक्त भी चला जाएगा, गॉड हैज़ बेटर प्लान फॉर यू। ऊपर वाले के पास तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बड़ा है, और यही चीज़ तुम एक दिन खुद बोलोगी। और वो थी मेरी माँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ उनकी वजह से हूँ। थैंक यू माँ, मुझे वो बनाने के लिए जो मैं आज हूँ। काश ये देखने के लिए आप आज यहाँ होती। पता है हम इंसानों की प्रॉब्लम क्या है, और ये ऐसी प्रॉब्लम है जो हमने खुद ने ही क्रिएट की है। वो ये है कि हम लाइफ से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हैं। हम चाहते हैं कि सब चीज़ें मेरे मन मुताबिक हो, ये मेरा काम है और ये प्लान मेरे मन मुताबिक चलना ही चलना चाहिए। अगर वैसा नहीं होता है तो हम उसे छोड़ देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कभी भी व्हील चेयर पर नहीं बैठना चाहती थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मैं हमेशा से बड़ी चीज़ें करना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि उसके लिए मुझे ये कीमत चुकानी पड़ेगी। ये ज़िंदगी एक टेस्ट एंड ट्रायल की तरह है, और टेस्ट और ट्रायल कभी भी आसान नहीं होते। गलती आपकी है क्योंकि आप लाइफ से आसान होने वाली चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो। तो लाइफ से कभी भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि ये चीज़ होनी ही होनी चाहिए। आप डरते हो तो भी कोई बात नहीं, आप रोते हो तो भी कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन हार मान लेना ये एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि फेलियर एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि फेलियर जरूर एक ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जब आप हारेंगे तब आप फिर से उठेंगे, फिर आप फेल होंगे तो फिर उठेंगे, और इसी से एक इंसान स्ट्रांग बनता है। तो फेलियर एक ऑप्शन होना ही चाहिए, लेकिन हार मान लेना बिल्कुल भी नहीं। हम सब लोगों के दिमाग में एक चीज़ होती है जिसे परफेक्शन कहते हैं। हम सब कुछ परफेक्ट चाहते हैं, खुद को परफेक्ट चाहते हैं, परफेक्ट लाइफ चाहते हैं, परफेक्ट करियर, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। हम सब परफेक्टली इम्परफेक्ट है, और ये भी परफेक्टली सही है। आप दुनिया में परफेक्ट बनने के लिए नहीं भेजे गए। वो लोग जो आपको परफेक्ट कैसे बनना है ये भी बताते हैं, वो लोग भी इम्परफेक्ट हैं। तो परफेक्ट बनने के इस डर से लड़ो। मुझे याद है जब मैं भी परफेक्ट थी, लोग मेरी तारीफ करते थे कि तुम अच्छी हो, तुम लंबी हो, यू आर परफेक्ट। लेकिन अब मुझे देखो, तो तुम्हें लोगों के लिए अच्छा नहीं दिखना है, तुम्हें इसलिए परफेक्ट नहीं बनना है कि लोग ये चाहते हैं। अगर आपकी आत्मा अंदर से परफेक्ट है तो सब ठीक है। हम इस चीज़ की बहुत फिक्र करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम अपने आप की बहुत ही कम, लेकिन बाकी लोगों की ज़्यादा सुनते हैं। जब आप किसी की स्माइल का कारण बनते हैं, जब आप अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, जब आप किसी का दर्द फील कर सकते हैं, यही चीज़ें हैं जो आपको परफेक्ट बनाती हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम हर वक्त स्माइल करते करते इससे थकती नहीं हो, क्या सीक्रेट है? मैं सिर्फ एक चीज़ बोलती हूँ कि मैंने उन चीज़ों के बारे में चिंता करना बंद कर दिया है जो मैं खो चुकी हूँ, जिन लोगों को मैं खो चुकी हूँ। चीज़ें और लोग जो मेरे साथ होने चाहिए वो मेरे साथ हैं, और कभी कभी किसी की अनुपस्थिति, किसी की एब्सेंस ही आपको अच्छा इंसान बनाती है। और मैं इसलिए भी स्माइल करती हूँ बिकॉज मैं जानती हूँ कि अगर मैं स्माइल कर सकती हूँ तो मुझे देखकर और लोग भी जरूर करेंगे। वास्तव में हम सब लकी होते हैं, लेकिन ये चीज़ हम कभी भी रियलाइज़ नहीं कर पाते। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी तरह ज़िंदगी जीने के सपने देखते हैं। आपको इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। आप हर सेकंड में सांस ले पा रहे हो, इसके लिए अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो। हम दिन के एक ही रूटीन में अपनी लाइफ के 75 साल निकाल देते हैं और हम इसे लाइफ कहते हैं। अगर आप अभी तक ये सोचते रहते हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, अगर आप अभी भी इस तरह से कंप्लेन करते रहते हो तो आपने अब तक ज़िंदगी जी ही नहीं है। आप अपने लिए बहुत मेहनत करते हैं, अपने लिए पैसे बनाते हैं, ये सब आप अगर सिर्फ अपने लिए करते हैं तो दैट्स नॉट लाइफ। तो ये ज़िंदगी नहीं है। आप बाहर जाके ऐसे लोगों को ढूंढते हैं
जिन्हें कुछ मदद की ज़रूरत है, आप उनकी लाइफ किसी तरह से बेहतर बनाते हो। और जब आपको ये रियलाइज़ हो कि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदली है, किसी ने हार नहीं मानी, यही वो दिन है जिस दिन आप सच में जिए हो। यही है असली ज़िंदगी। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए और आप देखेंगे कि आपके पास और आता रहेगा। लेकिन अगर आप रोते रहे, उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए कंप्लेन करते रहे जो आपके पास नहीं है, तो आपके पास कभी भी ज़्यादा नहीं आएगा। कभी कभी हम उन चीज़ों के बारे में सोचने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम उन बड़ी बड़ी चीज़ों को सेलिब्रेट करना, उनके लिए खुश होना भूल जाते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है। ये कहना बहुत दर्द देता है कि मैं चल नहीं सकती, ये हर्ट करता है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को अनलकी नहीं बोलती, क्योंकि कभी हार ना मानना यही ऑप्शन है ज़िंदगी जीने का। सो मैं अपनी बात एक छोटे नोट से ख़त्म करूँगी। अपनी ज़िंदगी को खुशी से जियो। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपने आप को स्वीकार करो। बी काइंड टू योर सेल्फ। मैं फिर से कहती हूँ, बी काइंड टू योर सेल्फ। अपने आप से प्यार करो। लाइफ बहुत ही कठिन होगी, यहाँ बहुत से ट्रायल्स होंगे, लेकिन यही चीज़ आपको मजबूत बनाएगी। नेवर गिव अप। कभी हार मत मानो। और असली खुशी पैसों, फेम या सक्सेस में नहीं है। मेरे पास ये सब कुछ है, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए था। असली खुशी है ग्रैटिट्यूड में। तो हमेशा लोगों के लिए, चीज़ों के लिए और उन सब के लिए ग्रेटफुल रहो जो आपके पास ऑलरेडी है। बी ग्रेटफुल, बी अलाइव एंड लिव एवरी मोमेंट। थैंक यू।